दोस्तों जेएसएससी ने अभी दो नोटिस जारी किया है। ठीक है, एक है सीजीएल के लिए, जेएसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है, और दूसरा नोटिस है सहायक आचार्य के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग जेएसएससी सीजीएल वाला देख लेते हैं और ये सहायक आचार्य वाला है। तो सहायक आचार्य का स्क्राइब का है, उन लोग जो लोग स्क्राइब चाहिए वो लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आपका डेट दे दी गया है स्क्राइब का, और स्क्राइब में आप उसी व्यक्ति को रख सकते हैं जो इस ग्रेजुएट हो। ठीक है, या फिर ग्रेजुएट से कम पढ़ा लिखा हो, ग्रेजुएट से ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो। ठीक है, ये स्क्राइब वाला है। और इसके साथ ही एक चीज़ ये भी हो जाता है प्रूफ कि अब झारखंड सहायक आचार्य का डेट नहीं बढ़ाया फॉर्म भरने का। ठीक है, आप लोगों ने फोर्स भी नहीं किया इसलिए नहीं बढ़ाया डेट, नहीं तो ऑनलाइन होने का और भी डेट बढ़ता। बहुत से लोग फॉर्म भी नहीं भर पाए, मतलब फॉर्म भर लिए लेकिन पेमेंट नहीं कर पाए, और बहुत से लोग फ़ोटो सिग्नेचर भी अपलोड नहीं कर पाए। चलिए अब हम लोग जैसे सीजीएल के देख लेते हैं नोटिस, जो कि आज ही आया है। ये दोनों नोटिस आज ही आया है। ठीक है, देखिए बोला गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तत्वाधान में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ठीक है, दिनांक 28 जनवरी और 4 फरवरी को 3 पालियों में राज्य के सभी जिलों में आयोजित होगा। 2400 जिलों में आयोजित होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में बोला गया है कि झारखंड जेएसएससी सीजीएल करीब 10 वर्षों के अंतराल के उपरांत, कितना साल, 10 साल समझ रहे, कम बड़ी 10 साल है। ठीक है, के उपरांत आयोजित की जा रही है, जिसमें लगभग 6,50,000 मतलब 6.5 लाख अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट सम्मिलित होंगे। अभ्यर्थियों की अत्यधिक एवं अति विशाल संख्या के कारण, विशाल नहीं अति विशाल देख रहे हैं एकदम, यहाँ पे इन्होंने सुपर डिग्री का यूज किया, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, कि अति विशाल संख्या के कारण परीक्षा केंद्र राज्य के 24 जिला मुख्यालयों के अलावा कुछ अनुमंडलों में भी निर्धारित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो जिला में कैंडिडेट नहीं अट पा रहा है, जिसके कारण अनुमंडल में भी निर्धारित किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जिला मुख्यालयों स्थित परीक्षा केंद्रों में पर्याप्त बैठने की क्षमता, ठीक है, सीटिंग जो इनकी कैपेसिटी है वो नहीं है। ठीक है, सभी जिला उपायुक्त यानी कि डीसी, डिप्टी कमिश्नर, उक्त परीक्षा के लिए अपने जिला के अंतर्गत समन्वय के रूप में जो है निर्दिष्टित करेंगे। ठीक है, निर्दिष्ट किए गए हैं, और जिला मुख्यालयों एवं संबंधित अनुमंडलों में उक्त परीक्षा का प्रबंधन एवं संचालन संबंधित जिला प्रशासन के निकट नियंत्रणाधीन सुनिश्चित किया जाएगा। तो मतलब पूरा का पूरा जो रहेगा एक तरह से नियंत्रण वह जिला के पास रहेगा, डीसी के पास रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर बोला गया है कि आयोग द्वारा इतने बड़े स्तर पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का संपादन अभी तक नहीं किया गया है और पहली बार किया जा रहा है। उक्त परीक्षा का शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित संचालन हेतु आयोग प्रतिबद्ध है। अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों से अपील है कि वे उक्त परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित, ठीक है, संचालन हेतु सहयोग करें। जी बिल्कुल सहयोग करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर बोला गया है कि झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती, ठीक है, में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय। बोला गया है कि अधिनियम 2023 दिनांक 19/11/2023 से अधिसूचित हो चुका है। ठीक है, नया जो नियमावली वाला है झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती अनुसूचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय। ठीक है, ये अधिनियम बना है 2023 में, और जो है कि 29 नवंबर 2023 से यह अधिसूचित भी किया जा चुका है। ठीक है, और उक्त परीक्षा पर कड़ाई से लागू किया जाएगा। अब ये नियम क्या है चलिए देख लेते हैं। तो उक्त नियम के अंतर्गत कदाचार एवं अनुचित साधनों के उपयोग के संदर्भ में अब क्या है कि परीक्षार्थी जितने भी कैंडिडेट हैं एवं उनके सहयोगी व्यक्तियों के लिए निम्नवत प्रावधान है। तो अब चलिए देख लेते हैं प्रावधानित क्या क्या है। पहला है यहाँ पे कि अनुचित जो है आप साधन में सम्मिलित हैं, और 1 का 6 है और 6 का 1 है, किसी परीक्षार्थी के संबंध में प्रतियोगी
परीक्षा में किसी व्यक्ति या समूह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में किसी लिखित या अलिखित उद्धृत मतलब कुछ भी आप इशारा वगैरह से भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। प्रतिलिपि यानी कि कॉपी, मुद्रित सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कि आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राप्त सामग्री, ठीक है, या कंप्यूटर आधारित परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनुचित सहायता या अन्य प्राधिकृत सहायता लेना या किसी प्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक उपकरण या गैजेट इत्यादि का अथवा उपयोग अथवा प्रयोग करना मतलब शामिल है, ठीक है। तो आप किसी प्रकार का गैजेट या किसी से हेल्प नहीं ले सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि किसी व्यक्ति के संबंध में प्रश्न पत्र के प्रतिरूप यानी कि कॉपी, प्रश्न पत्र का जो मिलेगा आपका, ठीक है, क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र के प्रतिरूप यानी कि कॉपी या प्रकटन क्या है जी, लीकेज, ठीक है, या प्रकटन का प्रयास या प्रकटन का षड्यंत्र करना, ये भी आपका आएगा इसमें। फिर बोला गया है कि प्राधिकृत रीति से प्रश्न पत्र को प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना, कब्जे में लेना या कब्जे में लेने का प्रयास करना। नेक्स्ट है प्राधिकृत रीति से प्रश्न पत्र को हल करना या हल करने का प्रयास करना या प्रश्न पत्र हल करने में सहायता मांगना, ठीक है। ये नहीं कि हम दो को दोस्त साथ में बैठ गए तो अपना दोस्त का मदद कर देंगे, नहीं, ऐसा में दोनों को ही जाइएगा, ठीक है। उसका तो जाएगा ही जाएगा, आपका भी जाएगा, सबसे पहले आप ही का नंबर लगेगा, ठीक है। तो मदद भी नहीं करना अपने दोस्तों को। प्राधिकृत रीति से प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षार्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से सहायता करना। ऑनलाइन परीक्षा में प्रश्नों या प्रश्न पत्र का विवरण, ठीक है, डाटा प्राधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराना या हल करने हेतु निर्धारित कंप्यूटर लोकल एरिया, ठीक है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क या सर्वर आदि से छेड़छाड़ करना, ठीक है, इसके लिए सहायता करना। या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पत्र की चोरी, जबरन वसूली, डकैती परीक्षा प्राधिकरण के निर्धारण नियमों के विरुद्ध है, ठीक है। किसी भी प्रकार से उत्तर पुस्तिका या ऑप्टिकल मार्क मतलब जो OMR पेपर है, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन सीट को हटाना या निष्ठ करना भी इसमें शामिल आएगा, ये भी एक अपराध है। देखिए फिर बोला गया है कि साधनों के उपयोग अथवा प्रयोग का प्रतिषेध। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग अथवा प्रयोग नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि परीक्षा में प्रवेश का प्रतिषेध। कोई भी व्यक्ति जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कार्य में तैनात नहीं है, ठीक है, या जो प्रतियोगी परीक्षा के संचालन कार्य में नहीं लगाया गया है अथवा जो परीक्षार्थी नहीं है, ठीक है, परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र परिसर में प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है। या तो कैंडिडेट प्रवेश करेंगे या फिर जिनको ऑर्डर रहेगा वही प्रवेश करेंगे। कौन इतना रात को गाड़ी यार गरमा रहा है, चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर, परीक्षा केंद्र में अनुचित साधनों, ठीक है, उपकरणों ले जाने का प्रतिषेध है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका निषेध है, मना है, नहीं ले जा सकिएगा आप। क्या क्या? तो परीक्षा केंद्र में अनुचित साधनों और उपकरण, इनमें कौन कौन से आ जाएंगे? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ठीक है। तो ब्लूटूथ लगा के ये मत सोच लीजिएगा कि मैं वहाँ पर ढांप लूँगा क्वेश्चन, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। चोरी मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो पकड़ा जाइएगा तो जाइएगा अभी जेल 5-6 साल के लिए। कोई भी परीक्षार्थी या परीक्षक या परीक्षा में लगा अन्य कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों या उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा। परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल हो गया, फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी, कैलकुलेटर, ठीक है, पेजर, चिप, कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला कोई भी उपकरण इत्यादि ले जाना पूर्णतः निषिद्ध होगा। आगे देख लेते हैं। तो फिर बोला गया है कि परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्रों या उत्तर पत्रकों के संबंध में झूठी, भ्रामक एवं मिथ्या सूचना देने अथवा शिकायतों को प्रसारित एवं प्रकाशित करने वाले तंत्र संस्थान व्यक्ति अपराध दोषी समझा जाएगा, ठीक है, और स्वयं के विरुद्ध अभियोग मुकदमा चलाए जाने के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। फिर बोला गया है कि तदनुसार दंडित किया जाएगा।
तो कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आपको बोलता है कि हम आपको क्वेश्चन दे देंगे सब, चाहे ये क्वेश्चन दे रहे हैं एकदम यही क्वेश्चन मैच कर जाएगा, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से आपका धोखा ही हुआ, ठीक है। परीक्षा एवं परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र उत्तर पत्रों में झूठी भ्रामक फैलाना, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जब तक कोई ठोस सबूत ना हो किसी भी बात को मत बोलिएगा, ये बोला गया है, कुल मिलाकर यही कहना है इनका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये अंतिम में है, उस और कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, तो चलिए ये देख लेते हैं। तो बोला गया है कि यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम में स्वयं नकल करते हुए या किसी अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए, ठीक, या धारा 2 के 6(1) में के अधीन तथा परिभाषा अनुचित साधनों में संलिप्त पाया जाता है, किसी भी मामले में अगर आप संलिप्त पाए जाते हैं इनमें से, तो वह कारावास, ठीक है, लॉकअप जाने के लिए रेडी हो जाइए, जिसकी अवधि 3 वर्ष की होगी और ऐसे जुर्माना से जो 5 लाख रुपये से कम नहीं होगा, अरे बेटा दंडित होगा, तथा जुर्माने के संदाय भुगतान में चूक करने पर ऐसा परीक्षार्थी 9 माह की अतिरिक्त अवधि के कारावास से दंडित होगा, मतलब 4 साल का जेल हो जाएगा आपको, ठीक है, अगर आप किसी भी प्रकार से पाए जाते हैं इसमें। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट चीज़ हमारा 13 नंबर पॉइंट। तो इसमें बोला गया है कि कोई परीक्षार्थी जिसे इस अधिनियम के बंधों के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है, तो ऐसे अभियोजन पर परीक्षार्थी को आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 2 से 5 वर्ष की कालावधि, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 से 5 साल का मिल जाएगा जेल, दोषित ठहराए जाने पर 10 वर्ष की कालावधि, रे बेटा 10 साल तक चले जाइएगा कालावधि के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको जो है निकाल दिया जाएगा, ठीक है, वंचित रहिएगा, डिवेयर कर दिया जाएगा। परंतु यदि परीक्षार्थी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः अभियोजित किया जाता है, तो ऐसे अभियोजित पर परीक्षार्थी को आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 5 से 10 वर्ष की कालावधि तथा दोषपूर्ण ठहराए जाने पर आजीवन, ठीक है, यहाँ पे आपको आजीवन भी मिल सकता है, लाइफ टाइम के लिए भी मिल सकता है, डेथ पेनाल्टी तो यहाँ पे नहीं है, के लिए आजीवन, ठीक है, परीक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने बैठने से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको मिनिमम तो 4 साल के लिए घुसा ही देगा वो, अगर पकड़ा गए विथ प्रूफ के साथ, तो ठीक है, चीटिंग वगैरह अगर आपके पास है तो भूल कर भी मत भूल कीजिएगा और नहीं ले जाइएगा, ठीक है। यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति के कब्जे में स्थिति कोई संपत्ति, चाहे वह चल रहा हो या अचल हो, ठीक है, क्या बोला गया है, यदि जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट आएंगे, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, और यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति के कब्जे में स्थिति में कोई संपत्ति, चाहे वह चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, किसी व्यक्ति के द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी प्रकार का अपराध कार्य के परिणाम स्वरूप अर्जित की गई है, तो वह ऐसी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है, ठीक है। अब कुर्क क्या होता है तो मालूम नहीं यार, हमें भी, हो सकता है आपको उससे ले ले और हमेशा के लिए, या फिर तोड़ दे। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता, जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समस्त अपराध संज्ञेय, गैर जमानतीय, जमानतीय और गैर समनीय है, ठीक है, होंगे। चलिए, तो ये हो गया, ये नॉन कंपाउंडेबल होगा। फिर बोला गया है यहाँ पे कि अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों से अपील है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा उपरोक्त अधिनियम के उक्त प्रावधानों का उल्लंघन
कदापि नहीं हो, जिससे कि उक्त अधिनियम के कठोर या दंडात्मक प्रावधान के अंतर्गत उन्हें दंड का भागीदार होना पड़े। देखिए, इन्होंने ये फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया, पूरा एकदम जो संहिता वगैरह है सब यहाँ पे छाप दिया है। और इसके बावजूद भी अगर आप चोरी कीजिएगा तो फिर जाइएगा भाई लॉकअप में, ठीक है, एकदम हटवार जेल घुसा देगा ही, समझ रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल चोरी नहीं करना है। और यार चोरी करके अगर आपको जॉब लग जाता है ना, तो ऐसे जॉब का क्या फ़ायदा, लाइफ टाइम किसी न किसी रूप में वो आपको दुख देगा ही, ठीक है। तो जो भी लेना है अपने हक के बलबूते में लेना है, हक हैं तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। वही काम कीजिए जिसके आप लायक हैं। थैंक यू बाय। और ये वाला स्क्राइब वाला है, स्क्राइब का तो मैंने बता ही दिया, जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हैं उनके लिए स्क्राइब की सुविधा अवेलेबल है। दोनों का PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से चाहें तो आप वीडियो डाउनलोड करके स्वयं पढ़ सकते हैं। थैंक यू, बाय।